दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इन की कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है इसको एक दो वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं समझा जा सकता। आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं और कैसे इनको इन्वेंट किया गया होगा। चलिए ये वीडियो में हम लोग 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। तो दोस्तों आपको अगर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को समझना है या ओवरऑल पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझना है तो आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको 6 की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जो दिखने में तो बहुत ही भयानक होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली भयानक है नहीं दोस्तों। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये 6 की कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। देखो, सबसे पहले एम्बिवेलेंस, इसको एम्बिवेलेंस ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोहरापन, यानी एक ही इंसान के दो रूप दिखाई देना। जैसे मैं अपनी माँ का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब छोटा था ना तो मुझे अपनी माँ में दो रूप दिखाई देते थे, गुस्सा और प्यार। दोनों चीज़ें एक ही औरत में दिखाई देती थी। आपके भी एक्सपीरियंस रहे होंगे, किसी ना किसी में आपने भी दो रूप देखे होंगे। मोस्टली माँ में ही देखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो एम्बिवेलेंस है ना दोस्तों, इसका यूज़ हम पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट में कैसे करते हैं। देखो, एक होता है कॉलोनाइज्ड और एक होता है कॉलोनाइजर। कॉलोनाइज्ड का मतलब हम लोग और कॉलोनाइजर का मतलब गोरे लोग। दोनों एक दूसरे में दो पर्सनैलिटी को देखते थे। मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेज़ों के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो अंग्रेज़ एक तरफ हमें इन्फीरियर मानते थे, मतलब ऐसे जंगली लोग जिन्हें रहने खाने के तौर तरीके नहीं पता। वहीं उन्हीं अंग्रेज़ लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी चीज़ों को लेकर, लगभग सारे ही ऐसे थे जो हमारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। अब पैसेज टू इंडिया में आप मिसेस मूर का कैरेक्टर देख लो, उन्हें कितनी भूख थी इंडिया को जानने की। तो ये लोग यहाँ की सिविलाइजेशन भी देखने आते हैं, पुरानी सिविलाइजेशन, पुरानी गुफाएं, ये सब चीज़ें भी देखने आते हैं। वहीं ये लोग हमें जंगली भी मानते हैं। तो दोहरी पर्सनैलिटी हो गई ना। वैसे ही हम लोगों को भी अंग्रेज़ों में दो चीज़ें दिखाई देती थी। कैसे? अंग्रेज़ों के दो रूप दिखते थे। एक तरफ तो वो हमें अपॉर्चुनिस्ट लगते थे, मतलब मौका परस्त, जो हमारे यहाँ के संसाधनों का यूज करने के लिए आए हैं, हमको बस लूटने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ हम उन्हीं को कॉपी करने में भी लगे रहते थे। कुल मिलाकर हम उन्हें ब्लेसिंग की तरह भी देखते थे और कर्स की तरह भी। ये जो दो फीलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसी को एम्बिवेलेंस कहा जाता है। और इस टर्म को कॉलोनियल डिस्कोर्स थ्योरी में किसने अडेप्ट किया था दोस्तों? होमी भाभा ने। इनका नाम नोट करना। तो ये टर्म उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। दूसरी टर्म पर चलते हैं। दूसरी टर्म है डायस्पोरा। इस डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कम्युनिटी और कल्चर फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड्स। एक कम्युनिटी जो अपने ओरिजिनल होमलैंड से डिस्प्लेस होकर किसी एक ऐसी जगह पर रह रही है जो उनके लिए बिल्कुल अलग कल्चर, एकदम डिफरेंट सा माहौल है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग जब लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में जाकर मिलते हैं तो सेम सा कनेक्शन फील करते हैं। तो इसी को डायस्पोरा कहा जाता है। इस डायस्पोरा में अलग अलग थीम्स होती है दोस्तों, जैसे नॉस्टैल्जिया, इसका मतलब होता है अपने होमलैंड की यादें, और आइडेंटिटी क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन। ये आप जब नोवेल्स पढ़ोगे ना, जो भी नोवेलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल नोवेलिस्ट अपनी मेन थीम रखते हैं डायस्पोरा, तो उनकी नोवेल्स में आप इन थीम्स को देख सकते हो, फील कर सकते हो। अब नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है हेजेमनी। ये जो टर्म है ना, हेजेमनी, ये डोमिनेंस को दिखाती है। इस टर्म को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टर्म को कॉइन आउट किया था 1930s में एक मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी ने। ये इटालियन थे दोस्तों। इन्होंने क्या बोला था इस टर्म को लेकर, हेजेमनी को लेकर? इन्होंने बोला ये हेजेमनी का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं ना, जो रूलिंग क्लास होती है, चंद लोग, वो पूरी जनता के दिमाग में बड़ी चालाकी से डालती है कि हमारे इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट हैं। बहुत चालाकी से चंद रूलिंग क्लास के लोग कन्विंस करते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कि देयर इंटरेस्ट आर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। देखो, इसमें भी डोमिनेंस तो होता ही है, लेकिन एक आइडियोलॉजी के थ्रू, एक आइडियोलॉजी जिसको सब फॉलो करते हैं और सारे के सारे ऐसा समझते हैं कि जो हमारी रूलिंग क्लास बोल रही है ना वो सही है। तो इसमें लड़ झगड़ कर डोमिनेंस नहीं होता, फोर्सफुली नहीं होता, बल्कि अपनी सबकी मंजूरी से मीडिया को कंट्रोल करके, एजुकेशन को कंट्रोल करके ऐसी सब चीज़ों को दिखाया जाता है जिससे लोगों को लगे
कि रूलिंग क्लास जो कुछ भी कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है। तो इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी। देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको इसका मतलब ढंग से नहीं समझा पाया था। देखो, वैसे अगर हाइब्रिडिटी को कोई भी समझ जाएगा, कोई भी इसका मतलब ऐसे समझेगा कि दो अलग अलग कम्युनिटीज या दो अलग अलग रेस के लोग मिले, एक ब्लैक और एक वाइट मिला, तो एक अलग ब्रीड तैयार हुई जिसको हाइब्रिडिटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसका मतलब इससे भी बड़ा होता है, जिसे क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी होमी भाभा ने फेमस किया था पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर, ठीक है। और ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में सबसे डिस्प्यूटेड टर्म्स में से गिनी जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग तो होती है, जैसे एक अंग्रेज औरत है और यहाँ के औरत आदमी के साथ में, यहाँ के इंसान ने, एक अंग्रेज औरत या आदमी ने यहाँ के इंसान के साथ में संबंध बनाए, तो एक तीसरी ब्रीड निकलेगी जिसको हाइब्रिड स्पीसीज बोलेंगे। अब ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, कल्चरल एक्सचेंज भी हो सकते हैं, जैसे कल्चरल, पॉलिटिकल, रेशियल हाइब्रिडिटी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मिक्सचर सिर्फ दो बॉडीज़ में हो। कोई लैंग्वेज है, उसके अंदर दूसरी लैंग्वेज आकर मिल जाए, कोई रिलीजन है, उसमें दूसरा रिलीजन आकर मिल जाए, कोई कल्चर है, उसमें दूसरा कल्चर आकर मिल जाए, तो ये भी हाइब्रिडिटी होगी, तो ये भी हाइब्रिडिटी होगी। तो इसलिए ये टर्म जो है बहुत ही डिस्प्यूटेड है दोस्तों। और देखो, ये जो मिक्सचर होता है ये ज़रूरी नहीं है कि पीसफुली यानी शांति से हो, मतलब मंजूरी से होगा, बल्कि ये मिक्सचर फोर्सफुली भी कराया जा सकता है। तो ये जो कल्चर्स आपस में मिक्स होते हैं ना, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, बहुत ही फेमस है, नोट करते हुए चलो, क्रियोलाइजेशन। किसी कल्चर या लैंग्वेज में दूसरे कल्चर या लैंग्वेज का मिक्स होकर एक नया कल्चर या लैंग्वेज बनना क्रियोलाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडिटी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट और आखिरी की टर्म है दोस्तों मैपिंग, जिसे कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। ये मैप बनाने की साइंस होती है जिसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा ये कार्टोग्राफी यानी मैप बनाना क्यों शुरू किया गया और किसने किया? ताकि एक देश की बाउंड्रीज क्लेम की जा सके। सीधा सा जवाब होगा, लेकिन कुछ बाउंड्रीज आर्टिफिशियल है, आपको पता है ना। कुछ बाउंड्रीज तो नेचुरली बन जाती है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड बाउंड्रीज। मैन मेड बाउंड्रीज, आप कहोगे कि अगर आर्टिफिशियल है भी तो क्या प्रॉब्लम है? अगर इंसान ने जो बाउंड्रीज बनाई है वो अगर एक बार के लिए मान लो सही भी है, तो आज इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही है? कोई देश अपनी बाउंड्री अलग बताता है और दूसरा देश अलग क्यों बताता है? सारे लोग एक ही मैप को यूज क्यों नहीं करते? अगर यूरोपियंस ने बाउंड्रीज बांटने में इतनी एक्यूरेसी बरती है, तो उनके जाने के 70-80 साल बाद में भी इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? अब आप जरूर पूछोगे कि इसका कनेक्शन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से कैसे है। देखो, मैं आपको बताता हूं। यूरोपियंस ने उन जगहों के नाम चेंज कर दिए जिन भी जगहों को उन्होंने डिस्कवर कर दिया। जैसे हमारा नाम इंडिया किसने दिया? उन्होंने ही तो दिया था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि सब कुछ इन्होंने ही तो डिस्कवर किया है। हजारों सालों से जो सिविलाइजेशन बस रही थी वो थोड़ी दिखती थी इनको तो सारी जगह एम्प्टी प्लेसेस दिखती थी, जहां पर सिर्फ पहाड़, नदियां, जमीनें, ये सब चीजें होंगी। इंसान थोड़ी रहते होंगे, और इंसान रहते भी होंगे तो वो जंगली होंगे। तो इनका तरीका क्या था कि इनको ढूंढो, मतलब ऐसी जगह जो एम्प्टी प्लेसेस हैं, एम्प्टी प्लेसेस नाम देकर इनको ढूंढो, इनके लिए मैप बनाओ, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाओ, ताकि इनको नाम दिए जा सकें, और मैप बनाकर बाकी यूरोपियंस लोगों को हम मैप दे सकें, ताकि वो भी मैप का यूज करके यहां पर आए एम्प्टी प्लेसेस पर और अपना डोमिनेंस, अपना रूल कायम करें। मैप बनाना कोई बहुत गलत चीज नहीं थी, लेकिन मैप पर आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनाना बहुत गलत चीज थी। जैसे बंगाल को बांट दिया इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए और इनके खिलाफ आंदोलन ना शुरू हो जाए। आज भी जमीन को लेकर दंगे चल रहे हैं। लोग समझने में लगे हुए हैं कि किस बेस पर इन लोगों ने आर्टिफिशियल लाइंस को ड्रॉ किया, हम लोगों को बांट कर गए, जबकि कल्चर्स अलग अलग हैं। देखो, यहां की बाउंड्रीज तो कुछ भी नहीं है। आप अफ्रीका की अगर बाउंड्रीज देखोगे तो इतने अननेचुरल तरीके से उन बॉर्डर्स को बनाया हुआ है कि आप देखोगे और कहोगे ये क्या है। और जाते जाते ये लोग हमें लड़ता झगड़ता छोड़ गए। इसलिए इसे भी पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 5-6 की कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वीडियो बनाकर मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस में मुझे इंफॉर्मेशन देना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।